क्या जोड़ा गया इसमें, मिलाएंगे आप, निर्धारित कहानियाँ जो जोड़ी गई हैं इसी इकाई में वो है निर्धारित कहानियाँ, जिनकी व्याख्याएं आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये पूरा ये एक यूनिट है वो व्याख्याओं का ही है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रश्न आएगा इस यूनिट से वो केवल व्याख्याओं का ही रहेगा। ठीक है ना। तो बच्चों ज़रा ध्यान दें। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। इसमें पहला रहेगा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद, अभी तो आपने पढ़े उपन्यास, अब आप कुछ कहानियों पर अपना ध्यान लगाएंगे जिन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं और आपको व्याख्याएं स्पष्ट कर रहे हैं। तो पहली कहानी आती है जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार। उस पुरस्कार में पहली व्याख्या जो आती है वो क्या है, जरा मिलाएं आप, बुक में देख लें। क्या है, यह रहस्य मानव हृदय काहे मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर ना खिंचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने ना आता। ये पंक्तियाँ आपके लिए व्याख्या के लिए रखी गई हैं। तो बस वही बात आएगी, क्योंकि व्याख्या तो आपको 4 खंडों में करना है। पहला खंड क्या हो जाता है, संदर्भ। अब पूरे जयशंकर प्रसाद की जो आप कहानियों के कहना चाहिए व्याख्याएं करेंगे, उसमें पहला जो पॉइंट संदर्भ का होता है, जो हमने आपको पूर्व में बताया था अभी कि ये तो नहीं बदलता है, ये सब पूरे पुरस्कार कहानी में चलेगा। केवल बदलते हैं तो प्रसंग और व्याख्या तथा विशेष। तो क्या संदर्भ लिखेंगे आप इन पंक्तियों का। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार नामक कहानी से संकलित की गई हैं। अब इसका प्रसंग क्या आएगा इन पंक्तियों का। पुरस्कार कहानी में कृषि महोत्सव के प्रसंग में मगध का राजकुमार मधुलिका पर मुग्ध हो जाता है। मधुलिका परंपरागत कृषि महोत्सव का संचालन कर रही थी। उसके प्रति आसक्त राजकुमार ने उससे एकांत में प्रेम की याचना की। इतनी बात आपको इस व्याख्या के प्रसंग में लिखनी है। अब आएगी इसकी व्याख्या क्या रहेगी। मधुलिका राजकुमार से कहती है कि वह अपनी भूमि के प्रति सहज प्रेम की भावना रखती है, किंतु राष्ट्रीय नियम को तोड़ना वह उचित नहीं समझती। राष्ट्र का नियम है कि प्रति वर्ष कोई एक भूमि कृषि उत्सव के लिए चुनी जाती है और वह राष्ट्र को ही जाती है, अन्य राष्ट्र उसको ले लेता है। मधुलिका कहती है कि अपनी कृषि भूमि के प्रति स्नेह की भावना और उससे उत्पन्न दुख मेरे अंतस की स्वतंत्र अनुभूति है। इसी प्रकार तुम्हारा हृदय भी स्वतंत्र है। तुम राजकुमार होते हुए भी एक कृषक बालिका के प्रति प्रेम व्यक्त कर रही हो। मधुलिका राजकुमार को एक कृषक बालिका से प्रेम करके और राष्ट्रीय नियम तोड़ने के लिए बुरा भला कहती है। वह यह भी स्पष्ट करती है कि राष्ट्रीय नियम तोड़ने की भूल वह स्वयं नहीं कर सकती। ये हो जाती है इसकी व्याख्या। अब आपको इसमें लिखना है विशेष क्या आएगा। इन पंक्तियों में हमें मधुलिका के असाधारण व्यक्तित्व का परिचय मिलता है और वह राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत है तथा प्रेम और कर्तव्य की मूर्ति है। ये उन पंक्तियों का विशेष हुआ। बस अब 2 व्याख्याओं में और आप इसमें निशान लगाएंगे। 3 व्याख्याएं विशेष रूप से इसमें महत्वपूर्ण रहेंगी। दूसरी व्याख्या रहेगी जीवन में सामंजस्य डैश डैश बढ़ती रहती है। दूसरी एक व्याख्या और जरा ध्यान दीजिए, आद्रा नक्षत्र डैश डैश आगे बढ़े। ये 2 व्याख्याएं आपको 3 व्याख्याएं जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार में से तैयार करना है। अब मैं प्यारे विद्यार्थियों दूसरी कहानी के संदर्भ में चर्चा करूंगा। वो दूसरी कहानी है प्रेमचंद जी की बूढ़ी काकी। बहुत प्रसिद्ध कहानी है।
आपने पहले पढ़ी होगी पूर्व में, बड़ी मार्मिक कहानी है ये। तो हम देखते इसकी व्याख्या क्या है। देखिए पहली व्याख्या इसमें देखिए, बताइए आप। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित पूड़ियाँ उन्हें बेचैन कर रही थीं। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियाँ नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके। मेरे लिए कुछ ना बचाया, सोचकर उन्हें रोना आया। परंतु अपशकुन के कारण कि आयोजन हो रहा है और रोएंगे, अपशकुन होगा, तो अपशकुन के भय से वह रो नहीं सकी। ये उनकी बूढ़ी माँ की आंतरिक भावनाएं थीं। अब इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक कथा साहित्य में संकलित कहानी बूढ़ी काकी से लिया गया है। इसके रचनाकार सुप्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बस इतनी बात आपको संदर्भ में देना है। प्रसंग आता है, इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने समाज के वृद्धों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। प्रस्तुत गद्यांश में कहानीकार बूढ़ी काकी की सोच समझ का सुंदर चित्रण करते हुए कह रही हैं, अब ये तो हुआ प्रसंग। अब व्याख्या में देख लीजिए। बूढ़ी काकी कोठरी में अकेली उदास बैठी थी। घर में बन रहे विभिन्न प्रकार के पकवानों की खुशबू बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी। बूढ़ी काकी अपने मन ही मन सोच रही थी कि उसे खाने हेतु पूरियां नहीं मिलेंगी। सोच रही थी कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब तक तो सभी लोगों ने भोजन कर लिया होगा, मेरे लिए तो अब भोजन बचा ही नहीं होगा। यह सोचकर बूढ़ी काकी मन ही मन रोने लगी, क्योंकि शुभ अवसर पर रोने से अपशगुन के भय से वह जोर से नहीं रो पाई। इसमें क्योंकि कहा भी गया है कि बुढ़ापा जो होता है वो बचपन का पुनरागमन होता है। जैसे बच्चों को भूख लगने लगती है, ऐसे बूढ़े लोगों को भी जल्दी भूख लगने लगती है और हम ये सोचते हैं कि कार्य हो जाए, फिर इसके बाद हम दादी को दें। तो ये इनका एक व्याख्या हुआ। अब थोड़ा सा आप देख लें, इसमें 30 जो अगला खंड होता है वो विशेष आपको लिखना है, निश्चित लिखना है, मगर विशेषता वो होना चाहिए जो उस पूरे गद्यांश की कसार हो, खास बात हो। क्या विशेषता इसमें लिखेंगे आप? पहला पॉइंट डाल के लिखिए, इस गद्यांश में प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी के पकवान खाने की अधीरता का सुंदर चित्रण किया है। दूसरी बात इसमें आ जाएगी कि मानसिक भावनाओं का सजीव चित्रण है इसमें। अब तीसरी व्याख्या जो आपको तीसरी इसी में विशेषता आ जाएगी वो क्या रहेगी? इसमें देशज उद्भव तत्सम शब्दों तत्वों का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। और इसकी अंतिम व्याख्या आप लिखेंगे, ढूंढिए आप, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। ये दो व्याख्याएं आपको इसमें महत्वपूर्ण मानी गई हैं। तीसरी बात आती है इसमें जैनेन्द्र कुमार जैन की अपना अपना भाग। यह एक कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। जैनेन्द्र कुमार जी ने जो कहानी लिखी है वो अंग्रेज़ों के समय की और उसको मिश्रित करके बताई गई है कि अपना अपना भाग है किस प्रकार से। देखिए इसमें व्याख्या नंबर 1 आ जाती है, उसको ज़रा मिलाइए आप। व्याख्या है, अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दो मिलाना सीख गए हैं। ये उसी समय की बात है जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारे हिंदुओं पर, अपने भारतीयों पर अपना अंकुश लगाया।
भागते खेलते, इसी में व्याख्या, अब पूरा व्याख्या पढ़िए। भागते खेलते हैं, हंसते, शरारत करते, लाल लाल आंखों वाले थे और पीली पीली आंखों फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन सम्मान के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। ये पंक्तियां आपके मैं आपको संदर्भ अब देना पड़ेगा। इसका संदर्भ क्या संदर्भ रहेगा? प्रस्तुत गद्यांश जैनेन्द्र कुमार जैन की कहानी अपना अपना भाग्य से लिया गया है। प्रसंग क्या आता है इसमें? जैनेन्द्र जी ने अंग्रेजों और भारतीय जनों के जीवन स्तरों की भिन्नता का मार्मिक उल्लेख किया है। भारत में रहते हुए भी सभी अंग्रेज और उनके बच्चे कितने घमंड के साथ रहते हैं, जबकि स्वयं भारत में जन्मे और पलकर बड़े हुए भारत के लोग और उनके बच्चे कितना दयनीय जीवन बिता रहे थे। जैनेन्द्र जी ने इस गद्यांश में इसी भिन्नता का वर्णन किया है। अब वो व्याख्या क्या होगी ये तो आपने प्रसंग बता दिया। अंग्रेज लोग बड़े, अब इसकी व्याख्या में आप देखिए जो व्याख्या लिखेंगे आप। अंग्रेज लोग बड़े घमंड के साथ रहते थे। उन्हें मालूम था कि राज्य की बागडोर उन्हीं के हाथ में है। क्योंकि प्रसंग में तो थोड़ी चर्चा करेंगे आप, मगर वो पूरा उद्धरण चिन्ह जो आपको आया है ना, वो उसमें आपकी एक एक पंक्ति की व्याख्या होगी। प्रसंग में हम प्रत्येक पंक्ति का नहीं, केवल उसका सार बताते हैं। व्याख्या में पूरा का पूरा वर्णन आपको करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, अंग्रेज लोग बड़े घमंड के साथ रहते थे। उन्हें मालूम था कि राज्य की बागडोर उन्हीं के हाथ में है। इस कारण उनकी बात में यह अधिकार की बात कूट कूट कर भरी थी। दूसरी तरफ फटे चिथड़े पहने और घोड़ों की लगाम पकड़े भारतीय पहाड़ी लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों पूरी गुलामी मान ली थी। उनके भीतर स्वाभिमान अथवा उनकी प्रतिष्ठा जैसी कोई बात नहीं थी। सत्य है कि वे लोग अंग्रेजों के सामने पालतू कुत्तों की तरह पूंछ हिलाते रहने में भी खुश रहते थे। उनके भीतर अहम तो पूर्णतः नष्ट हो चुका था, मर चुका था। अंग्रेजों की जी हजूरी करना ही केवल उनका उद्देश्य रह गया था। उन्होंने अपना पूरा आदर और प्रतिष्ठा अंग्रेजों के पास गिरवी रख छोड़ा था। इसी भीड़ में एक तरफ अंग्रेजों के साथ उनके सुंदर गोरे लाल रंग के बच्चे खेलते हुए दिखाई देते थे। दूसरी ओर गरीबी और अभाव के से सताए हुए पीली आंखों वाले भारतीय बच्चे भी दिखाई देते थे। पिता की उंगली पकड़े ये भारतीय बच्चे भारत में निजी गरीबी और अभाव की साक्षात मूर्ति थे। एक और अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और दूसरी तरफ भारतीय पिता थे जो बुढ़ों से घिरे हुए अपनी संपन्नता का परिचय दे रहे थे। थोड़े शब्दों में कहें तो भारतीयों और अंग्रेजों के जीवन में धरती आसमान का अंतर था। अंग्रेज शासन करने वाले थे, उनके हाथों में अधिकार था, इसलिए वे अधिकार के साथ जीते थे, जबकि भारतीय गुलाम थे, उनके जीवन में एक मजबूरी थी, अभाव था। ये व्याख्या। अब विशेष लिखना पड़ेगा आप, तो विशेष में डालिए पॉइंट नंबर 1। जैनेन्द्र जी ने तत्कालीन भारत में फैली आर्थिक और सामाजिक विशेषता का सजीव वर्णन किया है। दूसरा, धनी भारतीय भी
अंग्रेज की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। ये 2 पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं। इसकी अंतिम व्याख्या में निशान लगा लीजिए, वो है इसके साथ ही भारतीयता डैश डैश उन्हें अधिकार मिला। ठीक, ये 2 व्याख्याएं आपको इसमें कंप्लीट, एक हमने कराई, एक आप कंप्लीट करेंगे। तो चौथा आ जाता है इसमें कहानी अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी। इनकी कहानी का नाम है रोज। इसमें हम आपको एक संकेत देते हैं जिसमें आप मिला के इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे। आप क्या है उसमें निशान लगाइए। मैंने देखा दिन डैश डैश बड़ा रखी है। ठीक है, एक व्याख्या इसमें देख लीजिए। दूसरी अगली कहानी 5वीं आती है उषा प्रियमदा की वापसी। इस वापसी के 2 आप व्याख्याओं में निशान लगाइए। पहली व्याख्या है उन्होंने अनुभव किया डैश डैश दुनिया बन गई है। दूसरी व्याख्या और अंतिम व्याख्या इसमें क्या रहेगी, उन अकेले क्षणों में डैश डैश जीवन सफल कहा जा सकता है। और 6वीं कहानी है भीष्म साहिनी की चीफ की दावत। इसमें जो व्याख्या आती है उसमें निशान लगाइए आप। अब घर का फालतू सामान डैश डैश माँ का क्या होगा, इनमें निशान लगाइए आप। व्याख्या आपको हल करना पड़ेगी। दूसरी व्याख्या इसमें आती है मगर कोठरी में डैश डैश ना आते थे, एक व्याख्या रहेगी, इसको देखिए। और अंतिम कहानी इसमें आती है अमरकांत की दोपहर का भोजन। इसमें एक व्याख्या रहेगी केवल, वो है सिद्धेश्वरी पर जैसे डैश डैश कुछ हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपसे चर्चा यूनिट 1 पर की और आपको इसको तैयार करना है। जो व्याख्याएं मैंने आपको हल करने के लिए दी हैं वो व्याख्याएं हल करिए। इसके बाद आपको दूसरी इकाई यूनिट चालू करेंगे। ठीक, धन्यवाद।